वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आपका इस सीटेट के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जिस पर आपको एनसीईआरटी की बुक्स का पूरा अध्ययन करवाया जाता है। पिछली बार सीटेट में जो अध्ययन करवाया था उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको जो है डिट्टो कॉपी मिले हैं। अभी हमारी कोशिश है कि जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसको कवर करते हुए आपके पास में ऐसा मटेरियल दिया जाए ताकि आपको कहीं और से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़े। ये कोशिश हमारी रहेगी। अभी तक आप देख चुके हैं, अगर पहले से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है कि हम किस प्रकार से आपको स्टडी करवाते हैं। ये भी आपको पता है कि जो सीटेट एग्ज़ाम लेता है वो एसएसटी विषय में सब कुछ एनसीईआरटी से उठाता है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाता है। थंबनेल आपने देखा है कि कोर्स मात्र और मात्र 100 रुपये का आपका कोर्स है, जिसमें आपको कोर्स में ही ओनली 100 रुपये के कोर्स में आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके बाद में नोट्स भी आपको इसी 100 रुपये में मिलेंगे, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य 100 रुपये लेना आपसे बिल्कुल कतई भी नहीं है, लेकिन 100 रुपये रखने का उद्देश्य यह है कि आप जो है हमारे जो प्लेटफॉर्म से जुड़ोगे उसकी फ़ीस आपको जो है अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की फ़ीस है वो कंपलसरी है। पहले मैं यूट्यूब पे पढ़ाया करता था तो उसमें कोई मैं फ़ीस लिया नहीं करता था, लेकिन अब जो वीडियोस है और टेस्ट सीरीज़ मेनली मैंने जो शुरू किया है टेस्ट सीरीज, इसकी वजह से ही प्लेटफॉर्म को आपके सामने लाया गया है। जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने लाई गई है, ठीक है। उस एप्लीकेशन का चार्ज सिर्फ आपका 100 रुपये चार्ज होगा। इसी में आपको नोट्स मिलेंगे, इसी में आपको पूरी एनसीईआरटी मिलेगी, इसी में आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। ये सारा आपको मात्र और मात्र आपको 100 रुपये में दिया जाएगा। अब कौन सी एप्लीकेशन रहेगी उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जो एप्लीकेशन है जिस पे आपको ये कोर्स मिलने वाला है उसका एप्लीकेशन का नाम है एजुकेट, ठीक है। एजुकेट ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेट ऐप अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो वहाँ से कर लीजिए। उसके बाद में जो आप डाउनलोड कर लोगे तो एज ए आपको स्टूडेंट उसमें लॉगिन करना है। एज ए स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद में आप क्या करोगे, उसमें क्लासरूम कोड पूछेगा वो, ठीक है ना। तो आप क्लासरूम कोड मेरे नंबर पर एक बार मैसेज कर देना, ये 7597535674, ये आप नोट कर लीजिए। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, मैं क्लासरूम कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप क्लास में एंटर हो जाएंगे, वहाँ पे आपको हर तरीके का स्टडी मटेरियल मिलेगा। साथ में आपको बता दूं, ये जो मैं क्लासरूम जो कोड है, अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हो तो क्लासरूम कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं वहाँ भी इसको आपके लिए अवेलेबल करवा दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ में आपको बात करें टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं। अब तक के जो 4 चैप्टर हुए हैं डेमो के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पर इनके नोट्स वगैरह मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं और बहुत से लोग इससे कनेक्टेड हो चुके हैं। आपको बता दें कि जो ये फ़ीस है आपको एप्लीकेशन से ही पे करनी है। यदि आप एप्लीकेशन से पे नहीं कर पा रहे हो तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको फ़ोनपे नंबर दे दिया जाएगा, गूगल पे नंबर दे दिया जाएगा या स्कैनर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं एप्लीकेशन में ऐड कर दूंगा। जो कोर्स है कोर्स में एनरोल कर दूंगा। ये पूरा कोर्स आपको पहले भी बता दिया गया है, मात्र 100 रुपये का आपका ये कोर्स है, ठीक है। ये था आपके कोर्स के बारे में, और ये आपको गारंटी देता हूँ मैं कि पूरा का पूरा पेपर सीटेट का एनसीईआरटी से ही उठता है और पूरी एनसीईआरटी अपन इस पर कवर कर लेंगे। अब जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो सीटेट के लिए जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी उसके 4 चैप्टर अपने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे 5वां अध्याय, ठीक है, जिसका नाम है इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत। आपको बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर प्रोवाइड कराए गए हैं, आप वहाँ से डेमो के रूप में देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं और बाद में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।
इंडिया अर्थात भारत, मतलब इंडिया और भारत, इंडिया का नाम भारत है, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, या फिर और भी बहुत सारे भारत के नाम है वो कैसे पड़े हैं, उनको हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगर हम बात करें आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत की जो सीमाएं वो क्या है, परिभाषित हैं, राज्य हैं और ज्ञात जनसंख्या। लेकिन जो पुराना भारत था उसमें जनसंख्या वगैरह ज्ञात नहीं थी। ठीक है ना। 500, 2000, 5000 वर्ष पूर्व, एक एग्जाम्पल दिया उसने, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इनके नाम भी क्या थे, भिन्न भिन्न थे, और सीमाएं भी समय के साथ बदलती रहती, जैसे जैसे कोई राजा आक्रमण करता भारत की सीमाएं बदल जाती थी। ठीक है। और जो नाम रखे हैं वो किन्होंने रखे हैं, जो हमारे यहाँ पर आक्रांता आए या फिर किसी राजा ने जो शासन किया, तो उनके जो प्राचीन पुस्तक हैं उनमें हमें भारत के नाम का पता चलता है, यात्रियों के वृत्तांतों में हमें पता चलता है, और कुछ शिलालेखों से हमें भारत के नामों का पता चलता है। अगर बात करें हम भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया, अब हम भारतीयों की, ये तो पूरा अपन कह रहे बाहर से आए और उन्होंने कोई नाम रख दिया, भारतीयों की सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीयों ने भारत का नाम कैसे दिया। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ, ये एक क्वेश्चन बन गया, सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है, ऋग्वेद है, जो हजारों वर्ष पुराना है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का जिक्र इसमें किया गया है, जिसमें किसका उल्लेख है, सप्त सैंधव का। इस बात को याद रखना, इसमें उल्लेख है सप्त सैंधव का, जिसका मतलब है 7 नदियों का एक समूह, 7 नदियों का एक समूह। ठीक है। अब सप्त सैंधव आया कहाँ से है, सिंधु से आया है। ठीक है ना। आज से सिंधु नदी सामान्यतः एक नदी से है। ठीक है। सिंधु वर्ड एक नदी से है, और सप्त का मतलब 7, मतलब कितनी, 7 नदियाँ हो गई है। अब महाभारत में बहुत सारे नाम आए हुए हैं, उनमें से जो आपके एनसीईआरटी में है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। जो महाभारत में उल्लेख हुआ है जिन नामों का, उसमें एक काश्मीर है जो आज का आधुनिक कश्मीर है, कुरुक्षेत्र जो आधुनिक क्या है, हरियाणा है, बंग जो क्या है, बंगाल है। पूछा जाता है बंग किसका नाम था, तो बंग किसका नाम था, बंगाल का। प्राग ज्योतिष ये असम के एक भाग का नाम था। उसके बाद में कच्छ का नाम कच्छ आया है, और केरल का नाम केरल आया है। ये कहाँ पर, महाभारत के अंदर। आगे हम बात करेंगे समूचे भारत का नाम। ठीक है। समूचे भारत का नाम क्या है, एक तो भारतवर्ष पड़ा, दूसरा जम्बूद्वीप। कहाँ पे उल्लेख है, वही महाभारत महाकाव्य जो है हमारा, उसमें उल्लेख है। अगर हम बात करें सामान्य संवत पूर्व कुछ शताब्दी पहले लिखा जाने लगा था, क्या, महाकाव्य जो कौन सा, महाभारत। कब लिखी जाने लगी, सामान्य संवत पूर्व, मीन्स क्या हो गया, ईसा मसीह से पूर्व क्या लिखा जाने लगा था, महाभारत महाकाव्य। ठीक है। और भारतवर्ष किसके लिए उपयोग में आया, स्पष्ट रूप से एक उपमहाद्वीप के लिए। उपमहाद्वीप मतलब जो अपने अभी पूरा एरिया, भारत का जो पूरा एरिया ना, साथ में उपमहाद्वीप जो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, तो ये उपमहाद्वीप की जो चर्चा है हमने पहले चैप्टर में भी कर ली है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारतवर्ष, 2 वर्ड यूज़ किए हमने भी यहाँ पे, एक तो भारतवर्ष और एक जम्बूद्वीप। अब हम बात करेंगे पहले भारतवर्ष। ठीक है। इस भारतवर्ष का आशय भरत से देश है, मतलब भरत का देश, लोगों का एक प्रमुख वैदिक समूह। भरत का देश मतलब भरत से क्या तात्पर्य निकला, एक वैदिक समूह है, उसका क्या है, ये देश है। दूसरी बात करेंगे हम जम्बूद्वीप की। जम्बूद्वीप का आशय क्या है, जामुन वृक्ष के फल का द्वीप। किसका, एक जामुन वृक्ष है, उसके फल का द्वीप क्या कहलाता है, जम्बूद्वीप। पेड़, जो पेड़ है उसका नाम जम्बुल वृक्ष भी रखा गया है, उसी को हम मालाबार प्लम भी कहते हैं, और उसी को हम जामुन वृक्ष भी कहते हैं। तो जम्बूद्वीप किस पर डिपेंड है, जामुन वृक्ष पर। उसके नाम 3 हैं, जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम और जामुन वृक्ष। अब बात करेंगे एक अशोक, महान शासक हुआ करते थे, उनका जो शासन था वो कब था, लगभग 250 सामान्य संवत पूर्व। ठीक है। अगर किसी ने पहले क्लास ले रखी है तो उसे अच्छी तरह पता होगा ये सामान्य संवत पूर्व क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसको पढ़ा दिया है। जम्बूद्वीप का प्रयोग संपूर्ण भारत के लिए हुआ था, हमने पहले पढ़ लिया इसको। और आगे आया संपूर्ण भारत मीन्स बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भी इसमें शामिल है, क्योंकि पहले भारत का विभाजन नहीं हुआ था। प्राचीन काल में पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारा एक ही था। ठीक है ना। अगर बात करें इस भारत वर्ड का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था, विष्णु पुराण में। ठीक है ना। और दक्षिण में, इसी भारत को दक्षिण में क्या कहा जाता है, भारतम। ये हम बात कर रहे हैं भारत की, कहाँ पे क्या नाम है,
ठीक है। 2000 वर्ष पूर्व की बात करें तो एक चर्चा प्रचलित थी, एक राजा ऐसा हुआ करता था जिसका राज्य उत्तर में तो कहाँ तक था, हिमालय तक, दक्षिण में केप कुमारी, केप कुमारी का मतलब क्या हो गया, कन्याकुमारी, ठीक है ना। पूर्व में एक महासागर और पश्चिम में एक महासागर। तो इससे हमें एक भारत की क्या पता चली, एक भौगोलिक स्थिति पता चली। 2000 वर्ष पूर्व का एक ग्रंथ है, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई है। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में भी संविधान सबसे पहले किस में लिखा गया, ये बात याद रखना चाहिए आपको। अंग्रेजी में संविधान को सबसे पहले अंग्रेजी में लिखा गया, उसके बाद हिंदी में लिखा गया। संविधान में एक वर्ड लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया भी हमारे संविधान में भी इंडिया पहले लिखा हुआ है और उसी का आज से हमें भारत के रूप में समझाया गया है। अब विदेशियों द्वारा इंडिया का नामकरण किस प्रकार हुआ वो पढ़ लेते हैं। अगर विदेशियों के द्वारा दिए गए नामों में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईरानी फारस की, ठीक है ना। वो कहाँ आए, भारत आए, कब, 6 सामान्य संवत पूर्व, ठीक है ना, ईसा मसीह के 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, 6ठी शताब्दी है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या किया इन्होंने, सैन्य अभियान किया, कहाँ पर, सिंधु क्षेत्र में, और उस सिंधु क्षेत्र को इन्होंने बोला हिंदू या हिदू। तो पूछा जाता है ईरानी या फारसियों ने कौन कौन से 3 नाम दिए, हिंद, हिदू और हिंदू, ये 3 नाम आपको पढ़ने हैं। अब अगर आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है, उन्होंने इस भारत का नाम हिंदुओं की वजह से हिंदू रखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। हिंदू उन्होंने एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में डिनोट किया है, क्योंकि सिंधु को उन्होंने से का जो उच्चारण है वो हे के रूप में किया, इसलिए वो हिंदू कहलाया, ठीक है। ये बात कर ली फारसियों की। लेकिन प्राचीन यूनानियों की बात करें तो इन्होंने इंडोई कहा, इंडिया को क्या कहा, इंडोई, क्योंकि वहाँ पर है जो वर्ड है जो अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट को हटा दिया गया। क्यों, क्योंकि यूनानी भाषा में है का उल्लेख नहीं है। कहाँ से पता चलता है, फारसी स्रोतों से। सिंधु पड़ा नाम, उसके बाद में फारसियों ने क्या कहा, हिंदू कहा, और यूनानियों ने क्या कह दिया, इंडिके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, चीनियों ने क्या कहा। अगर हम प्राचीन चीनियों की बात करें तो उन्होंने यिंतु व यिंदू, पिछले एग्जाम में कुछ पूछा गया था ऐसा ही कि चीनियों द्वारा दिए गए 2 नाम कौन कौन से हैं, तो यिंतु और यिंदू, ठीक है। तो पहले सिंधु पढ़ा, उसके बाद हिंदू पढ़ा, फिर उसके बाद में इंदू पढ़ा, और उसके बाद में क्या पड़ गया हमारे पास में, हिंदू। ये सारे नाम भारत के हैं, जो क्या है, आगमनकारियों ने, चीनियों ने या फारसियों ने या यूनानियों ने दिए थे। अब एक वर्ड है जो एक क्वेश्चन पक्का आता ही है सीटेट में, वो आता है ह्वेनसांग से। हम इसका बेसिक देख लेते हैं आज, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ह्वेनसांग के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। ह्वेनसांग का नाम ही क्या है, जुआनजेंग। अब एग्जाम में सीटेट में साफ साफ वो जुआनजेंग देता है, ह्वेनसांग देता ही नहीं है, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको जुआनजेंग भी साथ में याद करना है। सातवीं कहने का मतलब ये है कि जो चीन से भारत जो लोग आए थे, ह्वेनसांग आए थे, ठीक है ना, जो चीन से ह्वेनसांग हमारे यहाँ पर आए थे, वो कब आए थे, 7वीं सामान्य संवत में, 7वीं सामान्य संवत में, ठीक है। 17 वर्ष तक रहे, 7वीं में आए, और कब तक रहे, 17 वर्ष तक, ठीक है ना। 17 वर्ष बाद में वो चीन वापस लौट गए। संस्कृत से चीनी में अनुवाद किया उसने, किसने, ह्वेनसांग ने, संस्कृत से चीनी में। हमारे यहाँ पे यात्राएं की, और जो संस्कृत के पांडुलिपियाँ थी उनका अनुवाद किस में कर दिया, चीन में, और कहाँ ले गए, वापस चाइना ले गए, ठीक है। अब चीनी शब्द की बात करें, चीनी शब्द एक तिएंजू आता है, क्या आता है, तिएंजू, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वर्गतुल्य स्वामी। और चीनियों ने भारत को बुद्ध की भूमि कहा है। अगर बात करें हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का उल्लेख 1800 वर्ष पूर्व फारसी शिलालेखों में उपयोग किया गया था। तो हिंदुस्तान का उल्लेख, हिंदुस्तान के बारे में तो हम आगे चलेंगे तो और ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपन पीछे से चलते आ रहे हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो फारसी शिलालेखों में सबसे पहले किसका उपयोग किया गया है, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर आपको अभी भी इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको लिंक, वेबसाइट की लिंक, और साथ में क्लासरूम आईडी और एप्लीकेशन की लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो मेरे नंबर हैं 759753
5674। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज करके आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार हम कोर्स में एनरोल हो, क्योंकि मात्र फीस 100 रुपये है, ठीक है ना। हो सकता है इसकी फ़ीस में इंक्रीमेंट कुछ हो जाए, बाकी अभी आपकी फ़ीस मात्र और मात्र 100 रुपये रखी गई है। तो जितना जल्दी हो सके आप एनरोल कर दीजिए। एसएसटी में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि यहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन है, फ्री मटेरियल है जो भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।